नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आज हम मॉडल पेपर 14 शुरू करने वाले हैं। आप साथी लगातार बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि अपने छोटे बहन भाइयों के लिए जो भी सॉलिड पेपर है, जो भी मॉडल पेपर है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, सॉलिड और मॉडल पेपर आप जैसे ही पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाओ, आपका रिवीजन का चल रहा है, जैसे रिवीजन करते हो बोर हो जाओ, साथ में तो यूट्यूब वाली वो आपकी निकल जाएगी कि यूट्यूब भी देख ली, और साथ में अपने हिसाब से स्पीड सेट करके और एक बार सरसरी नज़रों से ज़रूर देख लें। बहुत सारे फैक्ट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। 10-15 क्वेश्चन आपको दोनों में से हूबहू देखने को मिलेंगे। कुछ हूबहू नहीं आएंगे तो कुछ लाइनें, 2 लाइनें सेम मिल जाएगी, या किसी से एक लाइन उठाई, किसी से एक लाइन उठाई, उस हिसाब से 2 लाइनें। जब 2 ऑप्शन आपको लाइनें मिल जाएगी हूबहू, तो फिर क्वेश्चन करने में आसान हो जाता है। तो ऐसे नहीं कि पूरा हूबहू आ जाए, ठीक है। एग्जामिनर का भी कुछ रिव्यू होता है अपना, ठीक, रिव्यू होता है उसमें, तो वो अपने हिसाब से पेपर सेट करता है। तो आप पढ़ते रहिए लगातार, और साथियों लगातार लाइक और शेयर जरूर करते रहें, जिससे हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिले और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। तो अब हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित न्यायिक आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहाँ दिखाई देता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना लिखा है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो यह न्यायिक आदर्श है वो कहाँ से उठाया गया है? ये रूस से उठाया गया है। उस टाइम की बात करें तो सोवियत संघ लिखा भी आ सकता है, सोवियत संघ भी लिखा आ सकता है। क्यों? पहले सोवियत संघ था, 1991 में जैसे शीत सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, तो इसके 15 टुकड़े हो गए, और इसका उत्तराधिकारी है वो रूस है, ठीक है। तो रूस भी सही है, सोवियत संघ आए तो ये भी सही है, पूर्व सोवियत संघ आएगा, पूर्व सोवियत संघ, अब तो अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। और अपने जो नीति निर्देशक तत्व है, वो जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य वो भी कहाँ से उठाए गए हैं? मूल कर्तव्य भी रूस से उठाए गए हैं। इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, ठीक है, नियोजन, नियोजन की शब्दावली भी यहां से उठाई गई है। नियोजन, प्लानिंग, जो अपनी प्लानिंग थी 5 वर्षीय योजनाएं बनाना, ठीक है, तो वो भी यहीं से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब से हुई? जनहित याचिका पहले क्या था कि पीड़ित जो पक्ष है वो ही याचिका लगा सकता है, लेकिन बाद में जनहित याचिका की शुरुआत हुई कि कोई भी व्यक्ति जो जनहित याचिका लगाने में सक्षम नहीं है या उसको जानकारी नहीं है, कोई भी सार्वजनिक महत्व का कोई मामला है, तो उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति याचिका लगा सकता है, जनहित से जुड़ी हो, ठीक है। जनहित नाम ही ऐसे है, जनहित याचिका, तो जो जनहित से जुड़ी हो कोई भी याचिका लगा सकता है, या फिर न्यायपालिका खुद भी संज्ञान ले सकती है, उसे न्यायिक सक्रियतावाद भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी का एक अपडेट रूप है न्यायिक सक्रियतावाद, इसी का भाग है। तो शुरुआत भारत में कब हुई? 1979 में इसकी शुरुआत हुई। पहला एक मामला आया 1970 के दशक के अंत में, 1970 के दशक के अंत में, अंत मतलब 1971 से लेके 80 तक, तो 1979 है तो 70 का दशक एंड होने वाला था, अंत, तो अंत में इसकी शुरुआत हुई। और 1980 के दशक में, 1980 दशक में इसको व्यापक लोकप्रियता मिली, ठीक है। इसके जनक माने जाते हैं जनहित याचिका के, और पीएन भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर को माना जाता है। पीएन भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर को इसका जनक माना जाता है, इन्होंने इसकी शुरुआत की। पहला मामला आया हुसैन आरा, हुसैन नारा खातून बना ब्याह राज्य बाद, हुसैन आरा
हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य, बिहार राज्य। ये मामला आया 1979 में। ये बिहार में जेलों में जो कैदियों के साथ अमानवीय स्थिति थी, या फिर किसी ने कोई ऐसा अपराध किया जिसकी सजा 2 साल थी और 5 साल तक सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने 5 साल तक जेल काट ली, सजा उनको 2 साल की होनी थी, इस तरह के मामला आया। तो इस मामले से त्वरित न्याय का मौलिक अधिकार भी निकल के आया। त्वरित न्याय का मौलिक अधिकार भी अस्तित्व में आया अनुच्छेद 21 के तहत। जैसे नींद का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है जीवन से जुड़े हुए। तो त्वरित न्याय का सिद्धांत, त्वरित न्याय का मौलिक अधिकार भी इससे निकल कर आया। ठीक है, क्लियर है। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंश है किंतु उसके महाभियोग के लिए नियमित अभिकरण नहीं है? इसका अनुच्छेद 54 में निर्वाचन के बारे में दे रखा है राष्ट्रपति का। और जो निर्वाचन मंडल होगा, जो निर्वाचन मंडल होगा उनमें कौन कौन भाग लेंगे? संसद के दोनों सदनों की, संसद और विधानसभाओं, विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित, इस शब्दावली को विशेष तौर से ध्यान रखना है। केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे 12 सदस्य राज्यसभा में हो। पहले 2 एंग्लो इंडियन था, उनका तो मतलब ही नहीं रहा 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो ये भाग नहीं लेंगे। ठीक है ना। संसद और विधानसभाओं की केवल निर्वाचित सदस्य, या फिर ऐसे लिखा जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा के तथा राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है। हाँ, पांडुचेरी और दिल्ली को भी इसमें शामिल किया गया है, तो उनको भी एक राज्य के रूप में माना गया है। ठीक है ना। उसका पूरा आर्टिकल आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो इसमें राज्य जो विधानसभाएं हैं वो भाग नहीं लेती है जब महाभियोग लाया जाता है। और ये महाभियोग शब्द है वो केवल और केवल संविधान में है, वो राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ है। इम्पीचमेंट शब्द है वो केवल राष्ट्रपति के लिए हुआ है। अलग अलग किताबों में लिख दिया जाता है वो हटाना शब्द है, रिमूवल शब्द है, हटाना शब्द है, जो न्यायाधीशों के लिए, के लिए, उनके लिए यूज हुआ है। राष्ट्रपति के लिए केवल और केवल महाभियोग शब्द यूज हुआ है। और जब दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाता है, पहले किसी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। प्रस्ताव लाया जाता है तो प्रस्ताव के बाद कुल संख्या के 2/3 बहुमत से, गौर करना इसमें तो अलग अलग है, हटाना है, इसके लिए तो अलग अलग प्रावधान है। कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान का बहुमत, उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए कुल सदस्य है उसका 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना पड़ेगा। जैसे राज्यसभा से प्रस्ताव होना है तो कुल सदस्य संख्या उनकी कितनी है, उनका 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना। ऐसे ही लोकसभा में होगा। उसके बाद दोनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद महाभियोग कंप्लीट हो जाता है और राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। तो राज्य विधानसभा इसमें भाग नहीं लेती। हटाने में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, उसमें मनोनीत वाला और कुछ नहीं लिखा हुआ है। संसद के सदस्यों द्वारा हटाया जाता है। ठीक है ना, संसद हटाती है, संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती? अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, बिल्कुल पूरी मंत्रिपरिषद जाएगी। अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे, पूरी मंत्रिपरिषद जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, चाहे एक मंत्री के खिलाफ हो जाए, मंत्रिपरिषद के खिलाफ हो जाए, तो वो सरकार की हार मानी जाती है क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। प्रस्ताव पारित होने का मतलब उनके पास बहुमत नहीं है, तो पूरी कार्यपालिका जानी पड़ेगी, पूरी मंत्रिपरिषद जाएगी। लेकिन अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्याग पत्र दे देता है, जब कोई इस तरह से दाग धब्बे लग जाते हैं किसी मंत्री पे, तो मंत्री है वो, उसको पता है कि अगर इस तरह का कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया
तो वो पारित हो सकता है। तो वो पहले ही सरकार उनको पहले ही कह देती है कि आप इस्तीफा दे दो, ठीक है, तो वो इस्तीफा दे देता है। तो इस्तीफा देने पे पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी। सुहाजी, ओ सुहाजी, चलो चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चल गई, हाँ माखियां बहुत हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है और पॉलिटिकल का अंतिम क्वेश्चन। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? ये कहां से उठाया गया है? ये फ्रांस से उठाया गया। कहां से उठाया गया है? ये फ्रांस से उठाया गया है। तदर्थ न्यायाधीशा, और ये केवल और केवल प्रावधान है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का, ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में, ये भी याद रखना, ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 127 के तहत है। इसमें नियुक्ति कौन करता है? इसमें नियुक्ति सीजीआई करता है। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई मुख्य न्यायाधीश है, इनको नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से इनकी नियुक्ति की जाती है। क्यों की जाती है? जब कोई सत्र शुरू करना हो या कोई सुनवाई करना हो तो उसमें क्या है, कोरम या गणपूर्ति पूरे नहीं हो। कोरम ऑब्लिक गणपूर्ति एक ही बात है, गणपूर्ति कह दो या कोरम कह दो, जब पूरा न हो तब इनकी नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी नियुक्ति होती है। कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से करता है। ठीक है, कब करता है? जब कोरम या गणपूर्ति कोई सत्र में पूरा न हो तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट जीके का है अपना। अब 6 से लेके 15 तक करंट जीके है। बहुत शानदार क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। इन क्वेश्चनों को देख लिया तो दूसरे क्वेश्चन इसके माध्यम से जैसे आप देखते हो तो इनको सर्च करके देख लो, इसके बारे में कुछ और कुछ जानना है तो आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। हमने विशेष अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, जो शानदार हमारा जो अनुभव है उस हिसाब से। राम जल सेतु लिंक परियोजना, ठीक है, किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो वो राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। ये आपको याद रखना है। इसका नाम रामजल सेतु लिंक परियोजना, हमने पहले मॉडल में पढ़ा था। 22 जनवरी 2025 को इसका नाम चेंज किया गया है। ये राम, पहले इसका ERCP था, ठीक है। तो 22 जनवरी को पहली वर्षगांठ थी जो श्री राम का अभिषेक हुआ था 22 जनवरी 2024 को, उसकी पहली वर्षगांठ थी, तब इसका नाम है वो चेंज किया गया है। देश का पहला ऊंट बचाव और अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? ये जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। ये जैसलमेर में ये केंद्र है वो 100 एकड़ भूमि है। देगराय ओरण, जैसलमेर के अंदर एक देगराय ओरण, देगराय ओरण, ये 100 एकड़ भूमि है। इस 100 एकड़ भूमि में, 100 एकड़ भूमि में ये स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। क्यों स्थापित किया जा रहा है? ऊंटों की जो घटती संख्या है वो निराशाजनक है, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए, ठीक है, उसके लिए ये केंद्र स्थापित किया जा रहा है जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का पहला आर्मड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रस्तावित है? तो ये जोधपुर के बोरनाडा में। कहाँ है? जोधपुर के बोरनाडा में प्रदेश का, राज्य का पहला आर्मड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ठीक है ना। आर्मड आप जानते हो, आर्मड किसको कहते हैं? हथियार, हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है, हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग होगी, हथियार, वेपन कह दो, ठीक है, वेपन, ठीक है, वेपन कह दो, इंग्लिश में वेपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के छठे प्रस्तावित टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसका कुल क्षेत्रफल होगा 1397 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? ये छठा प्रदेश का, राज्य का, ये राज्य का छठा, राज्य का छठा
टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर अभ्यारण्य है। तो इसका क्षेत्रफल है 1397 वर्ग किलोमीटर होगा। इसमें कौन कौन से जिले हैं जिनका क्षेत्रफल होगा? इसमें राजसमंद है, उदयपुर है, पाली है, अजमेर है और सिरोही है। राजसमंद, उदयपुर, पाली, अजमेर और सिरोही, 5 जिले इसमें है, ठीक है, 1397 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस स्थान पर भारत की पहली वन्यजीव फोरेंसिक डीएनए यूनिट की स्थापना की जा रही है? तो ये जयपुर में की जा रही है। कहां पे की जा रही है? मैंने भी ट्रेनिंग जयपुर से की है, आरपीए से, राजस्थान पुलिस एकेडमी आरपीए, ये जयपुर में पानीपत से थोड़ा चलते ही है आरपीए, राजस्थान पुलिस एकेडमी। 2009 में मैंने यहाँ 1 साल ट्रेनिंग है मेरी, जयपुर से हुई है। इसके पास ही आरपीए राजस्थान पुलिस एकेडमी है, उसके पास ही एफएसएल है, एफएसएल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। जो ये एफएसएल का कैंपस है उसी में इसकी स्थापना की जाएगी, कैंपस है उसी में, ये आरपीए के पास ही है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इसमें इसकी स्थापना की जाएगी। तो भारत की ये पहली वन्यजीव फोरेंसिक डीएनए यूनिट है। तो ये कहां पे है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में असत्य कथन है। तो ये शहरी बेरोजगारों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया गया है, कुछ लोगों के लिए 125 दिन का भी है, तो वो देख लेना एक बार, ठीक है ना। ये नरेगा की तर्ज पर जारी की गई है, जो गांव में चलती थी मनरेगा, गांव में मनरेगा चलती है, उसी की तर्ज पे ये शहरी लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू की गई है। योजना का नोडल विभाग है वो स्वायत्त शासन विभाग है, ये बात भी सही है। योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को की गई थी, ठीक है, मनरेगा के आधार पर गहलोत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी तब 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें केवल शिक्षित और बेरोजगारों को ही शामिल किया जाएगा, शिक्षित बेरोजगारों को, ये बात गलत है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि शिक्षित और कुशल को शामिल किया जाएगा। इसमें एक ही प्रावधान है, 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति हो उसको रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये पोखरण जैसलमेर में किया गया है, पोखरण जैसलमेर में किया गया है, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा विकसित है ये। तो कहाँ पे किया गया है? पोखरण जैसलमेर में। इस रेंज का नाम भी बदल दिया गया है, अटल फायरिंग रेंज कर दिया गया है। यहाँ पे फायरिंग रेंज भी है, जैसलमेर जो फायरिंग रेंज है उसका नाम अटल फायरिंग रेंज कर दिया गया है। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ 15 नवंबर 2024 को हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगला पशु बीमा योजना में शामिल पशु कौन कौन से है? ये पशुओं के लिए एक योजना शुरू की गई है, पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पशुपालकों को बीमा करवाना है। तो बीमे के तहत अगर किसी पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके तहत इसमें गाय भी है, भैंस भी है, ऊंट, बकरी, भेड़, बकरी, तो ये सभी शामिल है। इसमें दूध वाले पशु और भारवाहक जो पशु है तो ये सारे शामिल है इसमें, तो ये सभी हो जाएगा अपना मंगला पशु बीमा योजना में। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये सज्जनगढ़ उदयपुर में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? सज्जनगढ़ उदयपुर में बनाया गया है। अब आपको रोहित सर है और राजस्थान का इतिहास करवाएंगे। हाँ जी, सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अपने किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को जो है संरक्षण प्रदान किया था?
आमेर के मानसिंह, मारवाड़ का चंद्रसेन, बीकानेर का जयसिंह और मेवाड़ के राज सिंह। तो याद रखना, जो आपके हरिनाथ है, सुंदरदास हैं और आपके जगन्नाथ है, इसके अलावा आपके प्रमुख रूप से आपको एक और याद रखना है, पुंडरीक विठल। ठीक है, इनको संरक्षण किसने प्रदान किया था? आपके आमेर के मान सिंह ने, जिन्हें अपने मिर्जा राजा मान सिंह के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1589 को ये राजा बने, 1614 ईस्वी तक अकबर और जहांगीर, मुगलों की तरफ से इन्होंने बहुत बयान किए थे। काबुल का बयान इन्होंने किया, बिहार का बयान किया, इसके अलावा आपके बंगाल का बयान किया। अकबर ने इन्हें फर्जंद की उपाधि दी थी, यानी पुत्र के समान। और राजपूत शासकों में सर्वाधिक 7000 का मनसब भी इनको प्रदान किया। हालांकि बाद के अंदर जहांगीर जो है इनका मनसब कम कर देते हैं, 5000। और इनका जो अंतिम समय है, यानी इनकी जो मृत्यु है, बुरहानपुर दक्षिण अभियान के दौरान होती है। तो इनके टाइम जो प्रमुख विद्वान थे, याद रख लेना, आपके हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ और पुंडरीक विठल, इनकी रचनाएं पूछी जाती है। ठीक है, जैसे राग मंजरी, द्युति प्रकाश, पुंडरीक विठल की रचनाएं काफी बार पूछी गई है, याद रख लेना, ए नंबर ऑप्शन होगा। नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई है, किसके द्वारा की गई है? अभी ललित विग्रहराज, आप जानते होंगे, जब अपने चौहान शासक पढ़ते हैं तो वहां पर आते हैं आपके विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें अपने कवि बांधव या बिसल देव के नाम से जानते हैं। उनके ये क्या थे? दरबार में थे। और इस नाटक की जो रचना है आपकी किसके द्वारा की गई? सोमदेव द्वारा। ठीक है, सोमदेव द्वारा। ललित विग्रहराज किसका है? आपका सोमदेव का है। किसके दरबार में थे? आपके चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें अपने बिसल देव और कवि बांधव, यानी कवियों का आश्रयदाता, इन्होंने स्वयं भी हरिकली नाटक भी लिखा है। तो याद रख लेना, सोमदेव। ललित विग्रहराज की रचना किसी ने की है? सोमदेव ने। चंद्र बरदाई या फिर चंद बरदाई जो है आपके, जो पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है, इनके टाइम थे, इनके दरबारी भी थे और दरबार में प्रमुख विद्वान भी थे और इनके मित्र भी थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, पृथ्वीराज रासो की रचना की है। ठीक है, राजशेखर का आपने पढ़ चुके हैं। आपके जो प्रतिहार शासक है महेंद्रपाल प्रथम, उनके दरबार में थे। इनकी भी कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, विदसाल भंजिका, ये सभी रचनाएं इन्हीं की है, बहुत बार पूछी गई है। सी नंबर ऑप्शन। हेमचंद्र की है आपके कुमारपाल चरित, याद रखना चाहो तो रख सकते हो। अगला है, निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है? बहुत बार पूछा गया है। कौन से ऐसे ब्रिटिश अधिकारी है जिन्होंने क्या है, तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है? तो याद रख लेना, कैप्टन सीएल सावर्स। ठीक है, ये क्या थे? आपके मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। मेवाड़ के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। इन्होंने क्या है, तात्या टोपे को जब फांसी दी गई थी तो इसका विरोध जताया था। आने वाले टाइम में क्या है, आप पर सवाल उठाए जाएंगे, ये जो फांसी आपने दी है किस अधिकार से दी है, ये आपने क्या है, गलत किया है। बी नंबर ऑप्शन, मेवाड़ के ये पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, अगला है, 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुआ, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है। बिजोलिया जो कि आपके मेवाड़ में पड़ने वाला प्रथम श्रेणी ठिकाना था। 1897 से लेकर 1941 ईस्वी तक पूरे 44 वर्षों तक चलने वाला विश्व का सबसे लंबा अहिंसक किसान आंदोलन था। ठीक है, इसका जो प्रारंभिक चरण था 1897 से लेकर, ठीक है, 1914 के आसपास, इसका जो प्रारंभिक चरण था उसका नेतृत्व स्थानीय नेताओं ने किया था। ठीक है, जिसके अंदर आपके ब्रह्मदेव हो गए, फतेहकरण चारण हो गए, साधु सीताराम दास हो गए। इसलिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक है वो साधु सीताराम दास को जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 84 प्रकार की लाग बाग थी और काफी लंबे समय तक ये आंदोलन चला था।
अब अपने यहाँ पूछा गया है भी जो गिरधरपुरा गांव में जो किसानों का सम्मेलन हुआ, वहां पर इनकी जो आपस में सहमति बनी भी ये जो अपनी मांग है उसको महाराजा के पास पहुंचाया जाए, तो किसे भेजा जाए? तो याद रख लेना नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। जब अपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं तब इनका मुख्य रूप से नाम आता है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। बी नंबर ऑप्शन। पीछे भी अपने वीडियो के अंदर इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। अगला है राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है अपने को। राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। गोविंद गुरु का जो जन्म है बेड़सा गांव डूंगरपुर के अंदर हुआ है। भीलों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया था। भक्त पंथ की इन्होंने स्थापना की, ठीक है। संत सभा इन्होंने बनाई, सिरोही के अंदर स्थापना की, ठीक है। चलिए भी इन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भक्त आंदोलन शुरू किया, ये रहा, बिल्कुल सही बात है भी। अगला है अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य जो है भील राज्य का निर्माण करना है, ठीक है भी। अगला है इन्होंने संत सभा की मासिक बैठक मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की। ये जो बैठकें हैं इनकी जो मुख्य अधिवेशन है जैसे 1903 का है, 1913 का है, वो मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित होता था। लेकिन इस संत सभा की जो बैठकें थी इसका गठन 1883 में हुआ था, याद रख लेना, सिरोही के अंदर। वैसे ये याद ही होगा, बार बार पूछा जाता है। तो इसकी जो मासिक बैठकें नहीं होती थी, वार्षिक बैठकें होती थी इसकी, ठीक है। वार्षिक बैठकें होती थी। कब होती थी? हर साल आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन, ठीक है। हर साल आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन, ये याद रख लेना, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन हर साल वार्षिक बैठकें होती थी। तो ये कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला है गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संत सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही है भी, ठीक है। तो सी नंबर विकल्प जो है केवल एक गलत है, बाकी कथन ठीक है। अगला देखिए मालती माधव के चित्र हैं। ये जो मालती माधव के चित्र है वो कौन सी शैली के हैं? मेवाड़ शैली के हैं, बूंदी शैली के हैं, किशनगढ़ शैली के हैं, या फिर मारवाड़ शैली के हैं? देखिए एक मालती माधव नाटक भी आता है। मालती माधव एक नाटक है देवभूति का जो कि प्रेम कथा पर आधारित है, मालती और माधव की, ठीक है। किसका है? मालती माधव नाटक भी है, ध्यान रख लेना, भवभूति का। अब ये जो मालती माधव के जो चित्र है इसका चित्रण कहां पर किया जाता था या कौन सी शैली के अंदर होता था? कौन सी शैली के अंदर होता था? मेवाड़। और किसके टाइम? राज सिंह के टाइम। मेवाड़ के जो राजा थे ना, राज सिंह के टाइम, उस समय आपकी जो मेवाड़ शैली है वहां पर मालती माधव के चित्रों का क्या है? चित्रण किया गया था, ए नंबर। और मालती माधव क्या है? एक नाटक है, प्रेम कथा पर आधारित है, ठीक है। दोनों बातें याद रख लेना। फिर है लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ आप सभी जानते हैं, ये क्या थे? मीराबाई के भतीजे भी थे, ठीक है। और इनके समकालीन मेवाड़ का शासक पूछा है भी, तो उस समय इनके समकालीन जो मेवाड़ के शासक थे वो कौन थे? आपके उदय सिंह जी। जब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो उदय सिंह जी है वो दुर्ग छोड़कर चले जाते हैं और जयमल राठौड़ को क्या है यहाँ का दुर्ग का कार्यभार सौंप कर जाते हैं। और अकबर द्वारा जब यहाँ पर 1567 के अंदर आक्रमण किया जाता है, जब क्या है मेवाड़ का आपका दूसरा साका भी होता है, मेवाड़ का दूसरा साका। पहला साका रावल रतन सिंह के टाइम, अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। और दूसरा साका जो है इसके अंदर आपके जयमल राठौड़ व आपके कल्ला राठौड़, जिन्हें अपने 4 हाथों वाले देवता लोक देवता के रूप में पूछते हैं, ठीक है। अब इस युद्ध के अंदर क्या है भी आपके जो जयमल राठौड़ थोड़े से घायल हो जाते हैं तो इनको कंधे पर बिठाकर ये युद्ध करते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको 4 हाथों वाले देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा इस युद्ध के अंदर जो मेवाड़ का दूसरा साका होता है, अकबर का अभियान होता है उदय सिंह के टाइम, उस समय इनके साथ और कौन थे? तो याद रख लेना फत्ता सिसोदिया। ये सभी केसरिया करते हैं और फत्ता सिसोदिया की पत्नी आती है फूल कुमार, इनके द्वारा क्या किया जाता है?
जौहर किया जाता है। इसे इतिहास में अपने मेवाड़ का दूसरा शाखा के नाम से जानते हैं। 25 फरवरी 1568 के आसपास अकबर क्या है यहाँ पर पूरा अधिकार कर लेता है। उसके बाद उदयपुर के अंदर क्या है ये कत्लेआम करता है, जो कि अकबर के जो काल है उसके ऊपर क्या है दाग लगा हुआ है। उदय सिंह आप जानते हो 1537 से लेकर 1572 तक, होली के दिन गोगुंदा के अंदर इनकी क्या है मृत्यु हुई थी। ए नंबर ऑप्शन। अगला है बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? सकराय माता से है, करणी माता से है, आई माता से है या फिर जीर्ण माता से है? आप देखिए बिलाड़ा आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा क्या है अभी जोधपुर। बिलाड़ा कहाँ पड़ता है? जोधपुर। और बिलाड़ा के अंदर किसकी पूजा होती है अभी? आई माता की। किस लिए प्रसिद्ध है? इनका जो मंदिर है उससे अपने बडेर या फिर दरगाह के नाम से पुकारते हैं। सीरियों की क्या है ये कुल देवी मानी जाती है। इसके अलावा इनके मंदिर के अंदर क्या है दीपक की लो से क्या है आपके केसर टपकती है। और इन्होंने क्या है जोधपुर के अंदर आपके आई पंथ भी चलाया था, याद रख लेना। सी नंबर ऑप्शन। जीर्ण माता आपके रेवासा सीकर, करणी माता आप सभी जानते हो देशनोक बीकानेर। ऐसा प्रश्न कई बार आया है, ऐसी कौन सी माता है जिनके मंदिर में दीपक की लो से केसर टपकती है? तो आई माता। कहां पर होती है पूजा? बिलाड़ा, जोधपुर में इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। सिरवियों की ये क्या है कुल देवी है। अगला अपने को सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। द्वारकाधीश, श्रीनाथ जी, मथुराधीश या और गोविंद देव जी। अपने सभी जानते हैं श्रीनाथ जी की मूर्ति राज सिंह के टाइम कहां पर स्थापित करवाई गई थी? सिहाड़ गांव, जिसे वर्तमान में अपने नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। ठीक है। द्वारिकाधीश कांकरोली राजसमंद। फिर आपका मथुराधीश कोटा और गोविंद देव जी जयपुर। मिला लो भी 4 2 1 3 4 2 1 3 ए नंबर ही ऑप्शन है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। अगला देखिए सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? सांझी नवरात्रों के टाइम जो कुंवारी कन्याएं हैं वो सांझी की पूजा करती है। यही पूछा गया कि सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो माता पार्वती की पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याएं जो है वो अच्छे वर की कामना के लिए करती हैं नवरात्रा के टाइम। ए नंबर ऑप्शन होगा। अब आपके हिंदी के प्रश्न है, सुमेलित कीजिए ए प्लस आ गुण स्वर संधि। अच्छा संधि में से पूछा गया है। अब देखिए ए प्लस आ हो, ए प्लस आ जाए, आ प्लस ए हो, ए प्लस ए हो या फिर आ प्लस आ हो। समान स्वर आ रहे हैं तो कौन सी संधि है इसके अंदर? आपकी दीर्घ स्वर संधि। ए के अंदर आएगा 2 नंबर। ए प्लस ई क्या बनेगा? ए गुण स्वर संधि। ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए, ऊ के बाद भिन्न स्वर आए, कौन सी संधि होती है अपनी? यण स्वर संधि। इसके अंदर आएगा 4 नंबर। ओ के बाद भिन्न स्वर अयादि स्वर संधि। ये लीजिए आपको जो नियम है वो काट कर दिए हैं। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 बी नंबर ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा है, स्वर संधि के जो आपके भेद हैं उनमें से पूछा गया है। अगला देखिए एक प्रत्यय का प्रयोग कहां नहीं हुआ है? बताइए भी। ऐतिहासिक, इतिहास प्लस में एक प्रत्यय का नियम है, किसी भी शब्द के अंदर जुड़ता है तो जो पूर्व का वर्ण है उसका दीर्घ रूप हो जाता है। इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक। एक प्रत्यय जो है आपका एक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर ये उनको क्या बना देते हैं? विशेषण। तो इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, वार्षिक, वर्णिक और औद्योगिक। उद्योग प्लस एक, तो ऐतिहासिक भी ठीक है, वार्षिक भी ठीक है, वर्णिक नहीं होगा। व्याकरणिक रूप से क्या है इसको नहीं माना जाएगा। पढ़ने में आपको लग रहा होगा वर्ण प्लस इक, बना भी वर्ण प्लस इक से है, लेकिन इसमें इक प्रत्यय को नहीं माना जाएगा। व्याकरणिक रूप से इसमें त्रुटि है। ठीक है, तो यहां पर वर्णिक नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला देखिए किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा जो है आपका सार्थक नहीं है? कड़वी बातें सुनने वाला, कटुभाषी, किसी वस्तु का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश, देश के प्रति भक्ति रखने वाला, देशभक्त, हिसाब किताब रखने वाला, लेखपाल। ठीक है भी, हिसाब किताब रखने वाला लेखपाल ही होता है। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त, किसी वस्तु का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश। ठीक है, कड़वी बातें, अच्छा सुनने वाला नहीं भी, बोलने वाला क्या है? यहां पर सुनने वाला दे रखा है, तो ए नंबर आपका गलत है, बाकी ठीक है।
कड़वी बातें बोलने वाला, कटु भाषी, कड़वे वचन बोलने वाला, यहां पर सुनने वाला दे रखा है, गलत है ये। अगला देखिए शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से वो छांटना है। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, डाकू के पैरों में हथकड़ियां है, यह ऐतिहासिक घटना है, आपका भवदीय। भवदीय के अंदर ही आपका निहित होता है, तो ये तो गलत है, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे। दरअसल ये साथ में होता है अभी, ये देखो बीच में गैप दे रखा है, गलत है ये। डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं, पैरों में हथकड़ियां, हथकड़ियां नहीं भाई, पैरों में बेड़ियां डाली जाती है। क्या डाली जाती है? पैरों में बेड़ियां, हथकड़ियां हाथों में डाली जाती है, तो ये भी गलत है। यह ऐतिहासिक घटना है, ठीक है भैया, सी नंबर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, तुष्टीकरण के लिए अंग्रेजी शब्द है, तुष्टीकरण के लिए अंग्रेजी शब्द है अपीसमेंट, एंटरटेनमेंट, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब तो हो गया जैसे परिवर्तन करना या फिर सुधार करना, तो ये तो नहीं है, ठीक है, सुधार करना या परिवर्तन करना। अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट, इन दोनों का मतलब क्या होता है? मनोरंजन करना होता है। तो बचा कौन सा अपना? अपीसमेंट, तुष्टीकरण, ए नंबर ऑप्शन। याद रखना चाहो तो रख लेना। एंटरटेनमेंट तो समझ जाओगे, और ये दोनों समानार्थी हैं, ये दोनों क्या है? आपस में समानार्थी है। और मॉडिफिकेशन आपका परिवर्तन या सुधार, अपीजमेंट तुष्टीकरण। अगला है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द सफिक्स, सफिक्स हिंदी में जिसको अपने प्रत्यय बोलते हैं, यूज्ड इन नॉट करेक्ट अकाउंट, ठीक है, लेखा जोखा, अकाउंटेबल, ठीक है, एक्यूमुलेट होता है, लेकिन यहां पर देखिए ये गलत है भी, ये ठीक है। अडेप्ट होता है, अडेप्ट, ये भी ठीक है। एक्सेसिबल, ये गलत दे रखा है, ये क्या होना था? एक्यूमेबल, ये टी गलत दे रखा है यहां पर, इसका अर्थ नहीं बनता है, बाकी ठीक है। अब ये तो वैसे आपको अर्थ थोड़े बहुत पता होंगे तभी पता चलेगा आपको, ठीक है। जैसे अकाउंट लेखा जोखा होता है, अकाउंटेबल का मतलब उत्तरदायी या फिर जवाबदेही के लिए अपने प्रयोग करते हैं। अडेप्ट, स्वीकार। अगला है सी वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द स्कूल बट वाज लेटर डैश डैश आफ्टर द चार्जेस वर ड्रॉप्ड। सी वाज डिसमिस्ड, ये फ्रॉम है भी, ये क्या है? फ्रॉम, फ्रॉम। सी वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द स्कूल बट वाज लेटर डैश डैश आफ्टर द चार्जेस वर ड्रॉप्ड। तो यहां पर क्या आएगा भी? रिकॉल। रिकॉल का मतलब तो होता है पुनः याद करना या पुनः स्मरण, तो रिकॉल तो नहीं होगा। रिलीज का मतलब जारी करना होता है। रेनस्टेटेड, इसका मतलब होता है फिर से बहाल करना। और एक्सेप्टेड यानी स्वीकार, यही होगा भी, सी नंबर होगा, क्योंकि उसको क्या है? डिसमिस्ड किया गया है और वापिस से जब बहाल किया जाएगा, ठीक है, सी नंबर होगा। इसका मतलब होता है पुनः बहाल करना, फिर से बहाल करना। अगला है ट्रांसफॉर्म द गिवन कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त, और कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रण। हिंदी के अंदर जो अपने संयुक्त और मिश्रित वाक्य आते हैं वही है ये। कैंसर इज क्यूरेबल एंड एवरीबॉडी नोज दिस। कैंसर इज क्यूरेबल एंड एवरीबॉडी नोज दिस, और से जुड़ा हुआ है, अगर हिंदी के अंदर समझना चाहो तो। कैंसर इज क्यूरेबल एंड एवरीबॉडी नोज, कंपाउंड है, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, मिश्रित, ठीक है। कैंसर इज क्यूरेबल इज नोन टू ऑल, कैंसर इज क्यूरेबल वाज ए नोन फैक्ट, एवरीबॉडी नोज दैट कैंसर इज क्यूरेबल, ठीक है भाई, सी नंबर ऑप्शन होगा। एवरीबॉडी नोज दैट कैंसर इज क्यूरेबल, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदलना था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज
द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। माई मदर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। माई मदर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। अब देखिए यहां पर आमतौर पर अपने क्या है, अपना जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड दे रखा है तो पास्ट टेंस के अंदर है, ठीक है, तो अपने सेड टू को टोल्ड के अंदर बदलते हैं। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, ये सेंटेंस क्या दे रखा है, उसकी माता ने उसे क्या कहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना जो समय है उसे बर्बाद मत करो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बदलेंगे, माई मदर टोल्ड मी दैट डोंट वेस्ट टाइम, माई मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, यही होगा भी, ठीक है। माई मदर एडवाइज्ड यानी उसे सलाह दे रही है भी अपना जो टाइम है उसे व्यर्थ मत गवाओ। माई मदर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, बी नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन। ऑर्डर नहीं दे रही, यहां पर ऑर्डर दे रखा है तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, बी नंबर। अगला देखिए ऐतिहासिक, अच्छा बात सही है। हाँ जी, जो अपना अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास का, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप है या इसके समीप स्थित है? किसके समीप है? दिल्ली के पास नहीं है, आगरा के पास नहीं है, अहमदाबाद के समीप नहीं है, औरंगाबाद। कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में प्रसिद्ध जो एलोरा गुफाएं हैं वो है। एलोरा गुफाएं दोस्तों, इसका निर्माण है वो गुप्त काल के समकालीन हुआ, उससे पूर्व और बाद में। इसके अंदर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। तीनों महात्मा बुद्ध के चित्र है, जैन तीर्थंकरों के चित्र है, ठीक है, कैलाश मंदिर शिव भगवान का, ठीक है। तो यह जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला जो हमारा प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्न में से किससे संबंध थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। उन्होंने बिहार में जगदीशपुर में नेतृत्व किया, क्योंकि अंतिम नेतृत्व है वो जगदीशपुर में था। जगदीशपुर में ही क्या हुई थी? कुंवर सिंह वीर गति को प्राप्त, कुंवर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि कहां कहां से नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पटना, ठीक है, पटना के बाद आरा, आरा के बाद बनारस, बनारस के बाद आजमगढ़। ये अपने को 4 केंद्र है वो ध्यान में रखने हैं। आजमगढ़, पटना में जो अंग्रेज अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था, वो था मेजर टेलर। मेजर टेलर के साथ संघर्ष किया। आरा में जिस अंग्रेज अधिकारी का साथ संघर्ष किया वो था मेजर आयर, और एक नाम था मेजर मिलमैन, ठीक है, मिलमैन, ठीक है। जो बनारस में था वो था जॉन लुगार्ड। उसके बाद जो आजमगढ़ में था वो था डगलस। कौन था? डगलस। ये 4 नाम भी अपने को ध्यान में रखना है। और जो जगदीशपुर में अंतिम जो जगह थी वहां पर कुंवर सिंह है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद जो
जगदीशपुर का नेतृत्व या बिहार का जो नेतृत्व है वो उसके छोटे भाई अमर सिंह द्वारा किया जाता है, अमर सिंह द्वारा किया जाता है। और 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की जो उम्र थी वो कितनी थी, 80 वर्ष थी। कितनी थी, 80 वर्ष थी। ठीक है, इसी कारण इसको बिहार का विषम पितामह भी कहते हैं, बिहार का विषम पितामह। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, 1 नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया। दोस्तों राजा राममोहन राय ने किया। किसने किया, राजा राममोहन राय, जो स्वतंत्रता आंदोलनों के काफी समर्थक थे। 1821 में नेपल्स की क्रांति, 1821 में नेपल्स की क्रांति की जो विफलता थी जिसे ये काफी दुखी हुए थे। क्या हुए थे, बहुत दुखी हुए थे। उसके बाद 1823 में जो स्पेनिश अमेरिकी क्रांति थी, स्पेनिश अमेरिका क्रांति, स्पेनिश अमेरिका जो क्रांति थी, इसकी सफलता से ये काफी क्या हुए, और उसके बाद उन्होंने काफी खुश हुए और खुश होकर उन्होंने भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। इसने क्या किया था, सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। कौन थे, राजा राममोहन राय। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। किस समाज की, आर्य समाज की स्थापना की थी, 1875 में की थी, मुंबई में की थी। राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना और आत्मीय सभा की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में। ठीक है, उसके बाद स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला जो हमारा प्रश्न है, तीर्थ यात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है, सिद्धांत है। तीर्थ यात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है, यह सिद्धांत किसका है, रामकृष्ण मिशन का, थियोसॉफिकल सोसाइटी और ब्रह्मा समाज का। किसका है, यह आर्य समाज का है। किससे संबंधित है, आर्य समाज से संबंधित है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, कहां, मुंबई में। ठीक है, और आर्य समाज द्वारा का वेदों की ओर दौड़ो। ठीक है, वेदों के सिद्धांत मानना, वेदों के सिद्धांत मानना। ठीक है, सत्य और धर्म व नैतिकता पर बल दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है अपने को, सत्य, धर्म और नैतिकता, वेदों के सिद्धांत को मानने पर अधिक, ठीक है, काम किया था किसने, आर्य समाज ने। और आर्य समाज ने कहा था कि अवतारवाद, इसके अंदर क्या क्या था, उन्होंने अवतारवाद का विरोध किया, अवतारवाद का विरोध किया, मूर्ति पूजा वगैरह इसका क्या किया, उन्होंने विरोध किया। तो तीर्थ यात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है, सिद्धांत है आर्य समाज का। ठीक है, रामकृष्ण मतलब जो मिशन है इसकी स्थापना विवेकानंद जी द्वारा 1897 में। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है। ठीक है, ये हेलना वोलोवत्स की और जी ओलकोट द्वारा। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है अपने को। अभिनव भारत सभा, अभिनव भारत सभा किसके द्वारा की जाती है, 1904 में वीडी सावरकर द्वारा, विनायक दामोदर दास सावरकर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ए में क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ए में 4 नंबर, 2 में है, ए में 4 नंबर। उसके बाद है अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। दोस्तों अनुशीलन समिति की स्थापना तो प्रथमनाथ मित्रा द्वारा की जाती है, प्रथमनाथ मित्रा, प्रथमनाथ मित्रा। और उसके गठन से संबंधित थे, बाद में अनुशीलन समिति से संबंधित थे वो थे अरविंद घोष। कौन थे, अरविंद घोष, इससे संबंधित है, अनुशीलन समिति से संबंधित अरविंद घोष। तो 2 में 1 हो जाएगा, 2 में 1। गदर पार्टी के अपने लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल।
स्वराज पार्टी के सीआर दास, स्वराज पार्टी के सीआर दास। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923, 1 जनवरी 1923 को, ठीक है, चित्तरंजन दास द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 द्वारा सेंट फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा की जाती है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में, और अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में की जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3। आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है अपने भारतीय राजस्थान के भूगोल का। हाँ जी, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अपना मॉडल पेपर 14 है, सेकंड लास्ट मॉडल पेपर, और इसके जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो कर लेते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, 40 नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा गया है कि जो कौन सा कथन है विश्व मानचित्र पर जो स्थिति के संदर्भ में सही है, सही कौन सा है ये आपको बताना है। पहला दे रखा है कि राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जी नहीं, ये तो गलत है, सरासर गलत है। दक्षिणी गोलार्ध नहीं है, राजस्थान जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, ध्यान रखें, पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट ये देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं पहले, ये तो सही है, बता देंगे आपको। तीसरा और चौथा देख लेते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है, जी नहीं, मध्य भाग से नहीं, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, जो कि अपने ऑप्शन 2 में दे रखा है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, इसलिए ये सही है, ठीक है। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, जी नहीं, राजस्थान से केवल और केवल कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती नहीं है। अगला, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में डालती है। खंबात की खाड़ी की बात करें तो ये है किसका भाग है, एक सागर है, अरब सागर, अरब सागर उसका भाग है। इस अरब सागर की बात करें तो इसके 2 पार्ट हैं, एक तो है इसके खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, एक तो है खंबात की खाड़ी, इसके 2 भाग है। एक दूसरा जो है कच्छ का रन है, कच्छ का रन, जहां से एक राजस्थान के अंदर गाय की नस्ल है, जो अपनी राजस्थान के मध्यवर्ती भाग के अंदर गिर जो कच्छ के रन है, कच्छ का रन है, ठीक है, गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर है, जो गिर गाय तो है गिरवन गुजरात से है, ठीक है, जो कच्छ का रन है। नेक्स्ट बात करें तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो ये बात कर रहा है वो माही नदी के बारे में बात कर रहा है। माही नदी का जो उद्गम होता है एमपी से होता है। एमपी से कौन सी झील से, एमपी से मेहंद झील से, मेहंद झील से उद्गम होता है, और मेहंद झील जो है धार जिला एमपी के अंदर है, ये ध्यान रखें। बाकी जो लूनी नदी है ना, यहाँ पे लूनी नदी है, वैसे जाती तो ये अरब सागर में है, लूनी नदी अरब सागर में डालती है, पर अरब सागर के दूसरे भाग में ये जल डालती है, कौन से में, कौन से में, ये अरब सागर के कच्छ के रन में, कच्छ रन के अंदर है, ये अपना जल डालती है। ज्वाई, ज्वाई जो है वो किसकी है, लूनी की सहायक नदी है, ज्वाई लूनी की सहायक नदी है, ध्यान रखें। और जो पार्वती है ना, पार्वती चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, ये पार्वती भी एमपी से निकल कर आती है, राजस्थान में एमपी से निकलकर आती है। इसका राइट आंसर है वो है माही नदी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला है, उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। हमें पता है राजस्थान के अंदर जो कोयला निकाला जाता है वो केवल एक की किस्म का जो कोयला होता है, 4 प्रकार की किस्में होती हैं, उनमें से एक प्रकार का केवल और केवल लिग्नाइट कोयला है राजस्थान के अंदर। वो कहाँ कहाँ से निकाला जाता है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें है जो एक कपूर्डी है, कपूर्डी कहाँ पे है, कपूर्डी जालिपा बाड़मेर वाला है ये। दूसरा है मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर से ये निकाला जाता है, ठीक है। एक बरसिंगसर है, बरसिंगसर है अपने बीकानेर के अंदर है, कहां पर है, बीकानेर के अंदर है, जहां से जो है लिग्नाइट कोयला उत्पादन किया जाता है, खनन किया जाता है। नेक्स्ट है, पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में जिस जिले में है वह है। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर बात करें पुरुष साक्षरता की। सबसे पहले बात करें तो पुरुष साक्षरता है कितनी, 79.1% है। सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है। कहां की है, किस जिले की है, झुंझुनू की है। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वो है किसकी है, वो है प्रतापगढ़ की है, प्रतापगढ़ की है,
ठीक है, न्यूनतम है प्रतापगढ़ की है। एक और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर बात करें हम महिला साक्षरता की, महिला साक्षरता की, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। साक्षरता, महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता 52.1% है। कितनी है? 52.1% है। इसमें भी अगर हम बात करें सर्वाधिक की, सर्वाधिक और न्यूनतम की भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी न्यूनतम किसकी है, कौन से जिले की है, और सर्वाधिक किस जिले की है। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक है जो महिला साक्षरता है वो अपने राजस्थान का नालंदा या फिर शिक्षा नगरी जो कहलाता है कोटा, उसकी है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है वो जालोर है, न्यूनतम जालोर है, न्यूनतम जालोर है, ध्यान रखें, न्यूनतम जालोर है। अब अगर वैसे बात करें कि राजस्थान की साक्षरता क्या है, राजस्थान की साक्षरता दर क्या है राजस्थान की, तो राजस्थान की साक्षरता दर भी आप याद रख सके 66.1% है। राजस्थान की साक्षरता दर 66.1 है, महिला साक्षरता 52.1 है, पुरुष साक्षरता 79.1 है। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक जो है झुंझुनू जिला है, न्यूनतम प्रतापगढ़ है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक है कोटा है, न्यूनतम में जालोर है। इसमें पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक वाला पूछा है तो झुंझुनू हो जाएगा अपना, झुंझुनू इसका राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड राजसिको की राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन जो है लिमिटेड, ये जो है ये पूछा गया है आपसे। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, मुख्यालय है वो कहां पर है, मुख्यालय अपने जयपुर के अंदर है, मुख्यालय अपने जयपुर के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखें मुख्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसका कार्य है जो लघु उद्योग है उनको प्रमोट करना। लघु नाम से ही पता लग रहा है ना, लघु कौन से, जो हैंडक्राफ्ट उद्योग है, जो हस्तशिल्प उद्योग है, उनको जो है प्रमोट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यान रखें, ये थे अपने जो है 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जो है मॉडल के साथ। अब आप जो है रीजनिंग के क्वेश्चन करिएगा। नमस्कार भी सभी को। नेक्स्ट अपना रीजनिंग का क्वेश्चन है मंदिर पुजारी, मंदिर पुजारी, मंदिर पुजारी। चर्च, मंदिर जिस प्रकार पुजारी से संबंधित है उसी प्रकार चर्च किससे संबंधित है, तो निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। मंदिर में पुजारी, चर्च किससे हो जाएगा, पादरी। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। मंदिर में पुजारी होता है उसी प्रकार चर्च किससे होगा, पादरी से होगा। एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेनिंग के रूप में कटबंध किया, उसी कूट भाषा में ट्रेनर को किस कोड किया जाएगा, 6, 7, 8, 9। एक निश्चित कोट भाषा में ट्रेनिंग के रूप में कूटबंध किया गया है, के रूप में कूटबंध किया, उसी कूट भाषा में ट्रेनर को किस प्रकार से कूटबंध किया जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए ध्यान करिए, भी अपने मॉडल का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेनिंग को 8 के रूप में कोड किया गया है, किसके रूप में, 8 के रूप में कूटबंध किया गया है। उसी कूट भाषा में ट्रेनर को किस से किया जाएगा, ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग शब्द देखें, TRANING, इसको किस से कूटबंध किया गया है, 8 से कूटबंध किया गया। उसी प्रकार ट्रेनर TRAINER, ठीक है, इसको किस से कूटबंध किया जाएगा। तो ये देखिए अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेनिंग TRAINING, एक 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 से काउंट किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार ट्रेनर का देखें TRAINER, ठीक है। तो इसमें ये शब्द है 2, 4, 6 और एक 7 शब्द है, बस शब्दों का योग है। कितने शब्द है, 2 नंबर ऑप्शन होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए समीकरण में फंक्शन, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को परिवर्तित रहता है,
चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जैसे 4 और 3 का प्रयोग करके 15 बनाया गया है, 7 और 3 का प्रयोग करके 24 बनाया गया है, 6 और 5 का प्रयोग करके 33 बनाया गया है। उसी प्रकार 9 और 2 का प्रयोग करके कौन सी संख्या बनाई जाएगी इससे। अगर अपने इनको देखें भी, 4 और 3 का गुना करके देखें तो 4 तिया 12 होता है। 4 और 3 का गुना करें, 4 तिया 12, और 12 में अगर अपने 3 जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। उसी प्रकार 7 गुना 3 में 7 और 3 का गुना करूंगा, 7 तिया 21, 21 में अगर 3 जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। उसी प्रकार 6 को अगर मैं 5 से गुना करूंगा, 6 5 30, 30 में 3 अगर जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 33। उसी प्रकार 9 को अगर 2 से गुना करेंगे, 9 2 18, 18 में 3 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा, 21। और ऐसा अपने पास 4 नंबर ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आकृति गुलाब फूल और पत्तियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। गुलाब फूल है, फूल के अंदर भाई जैसे गुलाब है, गेंदा है, ये तो आपका फूल हो जाएगा। और इसके अंदर क्या आएगा, गुलाब का एक फूल होता है, ठीक है। गुलाब है, गेंदा है, ये सारे के सारे फूल की श्रेणी में आते हैं। पत्तियां इनसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा पत्तियां। तो ऐसा कोई डायग्राम होगा, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं, चौथा डायग्राम बनेगा, 4 नंबर ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ये 4 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। अब इसके बाद में आपका मैथ का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एक प्रेम्य संख्या है, कौन सी एक प्रेम्य संख्या है। प्रेम्य संख्याएं कौन सी होती है, प्रेम्य संख्या वे संख्याएं जिनको अपने p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनको अपने p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, प्रेम्य संख्या होगी, प्रेम्य संख्या होगी, प्रेम्य संख्या होगी। और जहां q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, प्रेम्य संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल से बात करूं मैं तो 2 एक प्रेम्य संख्या है, 0 एक प्रेम्य संख्या, इनको p बटा q का रूप दे सकते हैं अपने, 2/1 है, 0/1 है, ठीक है। और जैसे मैं 1/2 लिखूं या -3/4 लिखूं, या फिर जैसे मैंने √4 लिख दिया, ये भी क्या है, एक प्रेम्य संख्या। क्यों, √4 का मान 2 होगा। जैसे मैंने √5 लिख दिया, √5 एक प्रेम्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनको p बटा q का रूप नहीं दिया जा सकता। तो अपने देखे इसमें √2 की स्क्वायर करोगे तो √2 का मतलब होता है √2 गुना √2, और 2 2 4, √4 का मान क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या है, एक प्रेम्य संख्या है, ये क्या है, प्रेम्य संख्या है। और 2 गुना √2, क्योंकि इसके साथ प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का गुना करने पर भी अप्रेम्य संख्या बनेगी, जोड़ करने पर भी अप्रेम्य संख्या बनेगी, और भाग करने पर भी क्या बनेगी, अप्रेम्य संख्या ही बनेगी। इस √2 में 2 का भाग दे रहे हैं तो इससे भी क्या बनेगी, एक अप्रेम्य संख्या बनेगी। ये सारी की सारी क्या है, अप्रेम्य संख्या है, अप्रेम्य संख्या। तो इसमें से अपने प्रेम्य संख्या पूछी थी, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, x³ माइनस x² माइनस 4 के गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन से हैं। इसके गुणनखंड कौन से हैं, इसके गुणनखंड बताने अपने। इसके गुणनखंड देखिएगा, यहाँ पे क्या है, क्यूब है। अगर ये ऐसे होता है x² माइनस, तो अपने बीच वाले पद के टुकड़े करके कर सकते हैं। अब इसको अपने बीच वाले टुकड़े करके नहीं कर सकते, तो इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, x³ माइनस x² माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। कि गुणनखंड निकालने के लिए अपने क्या रख देंगे, बराबर 0 रख देंगे। अब जैसे मैं x बराबर 1 रख के देखूंगा, इसमें क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रही है। x बराबर इसके अंदर अपने 1 रख के देखेंगे, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 की क्यूब 1 माइनस 1 की स्क्वायर, और -4 बराबर 0 नहीं आ रहा है, तो x बराबर 1 तो नहीं हो सकता,
तो x बराबर अपने क्या रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखोगे आप इसके अंदर, तो ये बन जाएगा 2 की क्यूब माइनस 2 की स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। 2 की क्यूब 8 माइनस 4 बराबर क्या बन रहा है, 0। 8 माइनस 8 बराबर 0, तो ये 0 के बराबर क्या आ रहा है, 0। तो x माइनस 2 रखने पर क्या हुआ है, ये समीकरण संतुष्ट है। तो इसका एक गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड होगा, वो होगा x माइनस 2। x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। अब इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, x प्लस 2 है, ठीक है। तो इस दो ऑप्शन में से अब इसका एक गुणनखंड ये, तो इससे अपने डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। गुणनखंड है वो पूरा पूरा क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो x माइनस 2 का अपने भाग दें, x माइनस 2 का मैं भाग दूंगा, पहले पद में पहले पद का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और फिर अपने इसको पूरे को गुना करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बनेगा, माइनस 2x स्क्वायर घटाने पर। अब इसमें से ये घटाएंगे अपने, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये तो पद इससे कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस क्या बच गया, 4। अब अपने पहले पद में पहले पद का भाग देंगे तो क्या बचेगा, x। अब x से इसको गुना करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। घटाने पर वही तरीका, घटाने पर घटाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये पद तो इसे कट जाएगा और अपने पास बच जाएगा 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। उसी तरीके से अपने पहले पद से पहले पद को डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस का 2 और 2 से गुना करोगे 2 और 2 दूआ 4, ये पूरा का पूरा पद घटाने पर, तो ये घटाएंगे तो पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दूसरा गुणनखंड इसका ये हो जाएगा। पहला गुणनखंड तो इसका ये था x माइनस 2 और दूसरा गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब ऐसा कोई पद होगा अपने पास x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये तो नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा, सॉरी भी यहाँ पे प्लस का बचेगा, प्लस प्लस प्लस, सी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि माइनस तो मैंने प्लस का ही बचेगा भी। अब इसमें भाग देंगे तो प्लस का ही बचेगा, ठीक है। और दूसरा आपने अगर इतना लंबा नहीं करना चाहते तो इनकी गुणा करके देख लो। ये तो पता है कि x माइनस 2 अपने क्या रखा है, बराबर 0 रखने पर हुआ, तो एक गुणनखंड तो ये है, इन दो ऑप्शन में से है। इन दो ऑप्शन में आपस में गुणा करोगे तो इससे तो ये वापस समीकरण नहीं बन पाएगी, इससे गुणा करके देखेंगे तो ये समीकरण बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है, 0, डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर ऊंची, 6 मीटर लंबी और 6.5 मीटर चौड़ी है। यह कितने लीटर पानी धारण कर सकती है। धारण करने का मतलब उसका आयतन कितना है, कितने लीटर पानी को धारण कर सकती है वो, उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो एक आयताकार टंकी है, वो किस आकार की हो जाएगी, घनाभ आकार की हो जाएगी। और घनाभ का आयतन होता है टंकी का आयतन, टंकी का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसकी लंबाई तो दे रखी है 8 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 6, ऊंचाई दे रखी है 6.5। पॉइंट हटाओगे बटे में 10 लगा देंगे, 5 से काट देंगे, 5 5 25, 5 2 10, इसको काटोगे 3, तो 5 दिया 15, 15 8 120, 120 मीटर क्यूब इसका क्या होगा, आयतन। लेकिन इसने क्या पूछी है, धारिता कितने लीटर पानी धारण कर सकती है, लीटर के अंदर पूछा है अपने से। धारिता, टंकी की धारिता निकालेंगे, 120 को अपने लीटर में बदलेंगे, 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है वो 1000 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है 1000 लीटर। मैं इसको 1000 से गुना करूंगा तो 1,20,000 लीटर, 1,20,000 लीटर टंकी की क्या आ जाएगी, धारिता। तो ये भी एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा 20 का, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिए गए अंकों का मध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है। माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने इसको क्या निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। और माध्य निकाले तो माध्य क्या होगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो संख्या देगी अपने पास 37, तो ये किसका मान होगा, x का मान होगा, और x का मान
37, 37 के बाद में 48, 50, 50 के बाद में 23, 23 के बाद में 47, 47 के बाद में 58, 58 के बाद में 29, 29 के बाद में 27, 31 और 40, 31, 40। यहां पे इनका ले लेंगे योग। अब इनका योग, ठीक है, इनका योग देखिए 7, 8, 15, 15 और 3 18, 18, 7 25, 25 और 8 23, 23, 9 और 1 10, 23 और 7 23 और 7 हो जाएगा 40, 50, 5 इनको जोड़े 4 3 7 7 50, असल का 5 आ गया, ठीक है। 4 3 7 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 4 18, 18 और 23, 23 2 25, 25 और 3 2 5, 25 30, 34 और 5 29, 390। इनका योग कितना आ रहा है? 390। तो इनका माध्य हो जाएगा, माध्य, माध्य होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग कितना आ रहा है? 390। इनकी संख्या कितनी है? 390। इनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे, इनका कितना आ गया? माध्य तो आ गया 39। अब इससे क्या निकालना है अपने को? माध्य विचलन निकालना है। क्या निकालना है? माध्य विचलन। माध्य विचलन निकालने के लिए अपने क्या निकालेंगे? x माइनस एक्स, माध्य को किससे लिखते हैं? x बार से, ये निकालना पड़ेगा। x माइनस एक्स, एक्स बार का मान कितना है? 39। अब इनका अंतर देखें तो कितने का? 37 और 39 का अंतर 2 का, 37 39 और इनका अंतर 9 का। 50 और 38 का अंतर 11 का, 23 और इनका अंतर हो जाएगा 39 में से 23 घटेगा 3 6 1 16 का अंतर। 47 और इनका देखें तो 12 का अंतर, 39 में से 47 में से 39 घटाएंगे 17 17 8 और 39 और 58 का अंतर 18, 18 में से 9 और 5 19 का अंतर। अब 29 और 39 का देखें तो 10 का अंतर, 27 और 39 का देखें तो 12 का अंतर, 31 और इनका देखें तो 8 का अंतर और 1 का अंतर। माध्य से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन, तो सिग्मा x, x माइनस इस बार इनका योग बटे की संख्या, संख्या कितनी है? संख्या। अब इनका योग देखेंगे तो 9 1 10 10 तो 12 12 6 12 और 6 18 18 और 8 26 26 और 9 25 25 8 2 10 25 और 10 35 और 1 36 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 5 और 4 9 96, 96 बटे 10 9.6, 9.6। तो माध्य से माध्य विचलन होगा 9.6। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, संख्याओं का माध्य 24 है, संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाएगा, प्रत्येक संख्याओं में, संख्याओं का माध्य 24 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ देंगे तो माध्य भी क्या हो जाएगा? 3 की वृद्धि हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4 ये संख्या, इसमें सभी संख्याओं में अगर 3 3 जोड़ेंगे तो ये 3 बढ़ जाएगी, 3 इसमें 3 जोड़ेंगे तो 5, अब ये इसमें 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7। तो इनका माध्य निकालेंगे तो प्रत्येक का माध्य क्या हो जाएगा? 3 बढ़ जाएगा, 3 की वृद्धि हो जाएगी। 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 27। इनका माध्य होगा 27। प्रत्येक संख्या 3 3 बढ़ जाएगी तो माध्य भी 3 बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक आंकड़े में 10 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि प्रारंभ में 7वें प्रेक्षण में 4 की वृद्धि की जाती है तब माध्यिका में हुई वृद्धि है।
सातवें प्रेक्षण में 10 है, 10 संख्याएं हैं, n का मान कितना है 10 है, और n का मान 10 है तो माध्यिका किस तरीके से निकाले, माध्यिका में हुई वर्दी पूछ रहा है, तो n का मान क्या है, एक सम संख्या है, और सम संख्या हो तो n का मान होता है n बटा दोवां पद प्लस n बटा 2 बटे दोवां पद बटे 2, तो इससे n का मान कितना है, n का मान है 10, 10 बटे 2 पांचवां पद और प्लस छठा पद छठवां पद बटे 2, तो ये सातवें पद में क्या कर रहा है, 4 की वृद्धि कर रहा है, तो फिर पांचवें और छठे पद पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माध्यिका में क्या होगा, माध्यिका में हुई वृद्धि 0 होगी, माध्यिका में कोई वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन है, माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है, माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो x का मान दे रखा है 2, 6, 10, 14 और 18, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और f का मान दे रखा है 4, 6, 8, 5, 2। माध्यिका निकालने के लिए CF संचयी बारंबारता निकालनी होगी, संचयी बारंबारता निकालें अपने, संचयी बारंबारताओं का योग 4 का 4 होगा, फिर इनका योग लिखेंगे 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 23 2 25, n का मान आ गया 25, n बटे 2 25 बटे 2 12.5, और माध्यिका देखने के लिए 12.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के 12.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है 18, इसके संगत वर्ग अंतराल देखेंगे 10, तो माध्यिका का मान कितना होगा 10, माध्यिका होगी 10, और माध्यिका से क्या निकालना है अपने को, माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन निकालने के लिए अपने देखेंगे माध्यिका को किससे लिखते हैं, m से, तो m माइनस x निकाल लेंगे, m माइनस x, m माइनस x निकालें तो 10, 10 में से 2 जाएगा, इनका अंतर कितने का आ रहा है 8 का, 4 का, 10 और 10 में अंतर होगा 0 का, 14 और 10 का अंतर 4 का, 18 और 10 का अंतर 8 का। f और इनका गुणा करेंगे m माइनस x, f के साथ गुणा करेंगे, इनका निकाल लेंगे, f के साथ गुणा करें तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, और इनको 6 चौका 24, 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0, और 4 5 या 20 और 16, अब इनका योग बारंबारताओं का योग तो आ रहा है सिग्मा f है, f का मान तो है 25, और इनका योग देखें तो 2 और 4 6, 6 12, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 8 और 1 9, 92, योग कितना आ रहा है 92, और अपने को निकालना है माध्य, माध्य इनका योग कितना है, इनका योग है 92 बटे सिग्मा f का मान कितना है 25, अब 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर देते इसको, 4 से गुना करोगे 4 दूआ 8 और 9 9 चौका 36 बटे 100, 100 का मतलब 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दे 1 2, तो 3.68, 4 2 6 6 12, 1 3 2 5 5 2 7 8 और 1 अंशल 9, 92 गुना 4, 4 दूआ 8, 9 चौका 36, डी नंबर ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन का क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस का है जो आपको दोल सर करवाएंगे।
नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन है। साइंस का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है? देखिए, एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक। जैविक घटक होते हैं उनमें क्या आते हैं? सजीव। और अजैविक घटक आता है उसमें क्या आते हैं? अपने निर्जीव। इनसे अपने ध्यान रखना है, सजीव और निर्जीव। तो सबसे पहले है राइजोबियम, दीमक, चींटी। ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सारे के सारे जैविक घटक में आते हैं। जबकि नमी है ये किस में आ जाएगा? अपने अजैविक घटक में। नमी है वो किस में आ जाएगा? अजैविक घटक में आ जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो वो बदलती है विद्युत मोटर। एक नंबर सही है। डायनेमो क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलती है। यांत्रिक को किस में कन्वर्ट करती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जबकि विद्युत हीटर क्या करता है? विद्युत को किस में बदलता है? ऊष्मा ऊर्जा में। और अपने विद्युत सेल क्या करता है? ये रासायनिक ऊर्जा, यानी रासायनिक रूप से ऊर्जा इसके अंदर संचित होती है, इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो अपना एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ये ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो वो विद्युत मोटर है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में, और विद्युत हीटर है वो विद्युत को हमेशा ऊष्मा में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो एक नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम व ऑक्सीजन के भार का अनुपात ज्ञात करना है। यानी एक तो होता है परमाणु क्रमांक, जिसमें कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है अपने 8 पर। एक होता है परमाणु भार, भार या इनका द्रव्यमान। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 40 और 16 के बीच में अनुपात देखते हैं। ये हो गया अपना कैल्शियम, ये हो गया अपना ऑक्सीजन। यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। तो कितना आ जाएगा? 5:2। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यौगिक हैं। यौगिक में जिनमें क्या हो? 2 या 2 से अधिक तत्व हो। तत्व क्या होता है? जो एकल परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर चांदी क्या है? ये तत्व है। तांबा भी क्या है? तत्व है। और जल है, ये क्या होता है? ये यौगिक होता है। और सोना है, ये भी एक क्या है? तत्व है। चांदी को हम Ag से लिखते हैं, अर्जेंटिनम। तांबा को हम कॉपर से लिखते हैं यानी Cu। और सोने को ओरम या गोल्ड Au से लिखते हैं। तो राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल इसमें से एक क्या है? यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम सल्फेट का सोडियम क्लोराइड होगा भाई। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये एक प्रकार की क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसी द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया, यहाँ इस अभिक्रिया में वास्तव में क्या होता है? एक लवण बनता है, एक तो अपने बनता है लवण, और प्लस में एक हमें क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी कारण इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया में वास्तविकता में क्या होता है कि आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है। जैसे इसमें A, B, यहाँ पर C और D। तो A किसके साथ क्रिया करेगा? A हमेशा D के साथ क्रिया करेगा और C हमेशा B के साथ क्रिया करेगा। यहाँ परस्पर अपने आयनों के द्वारा एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं। इस कारण इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो अपना बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल
सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध होता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित होती है? शिक्षक से, बिल्कुल सही है। शिक्षण अधिगम दोनों से ही संबंधित है, बिल्कुल सही है। कक्षागत, कक्षा कक्ष का जो वातावरण होता है उससे भी संबंधित है, और विद्यार्थियों से भी संबंधित है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ए बी सी डी चारों ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की तकनीक नहीं है? देखो, हास्य, बिल्कुल ये मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। दूसरा, मित्रता, मित्रता भी बहुत जरूरी है। रुचियां, ये भी जरूरी है। ध्यान, आध्यात्मिकता, ये भी सही है। कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य, ये नहीं होगा भाई। कठोर कार्य है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यहाँ देखिए, स्व अनुशासन, स्व नियंत्रण और सरल शिक्षा शास्त्र, ये भी क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के गुण हैं, लेकिन कौन से नहीं होंगे? सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा करवाना और अत्यधिक गृह कार्य देना, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है वास्तविकता में आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतनाओं का असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वास्तव में क्या करती है कि मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करती है, इसी कारण इसको व्यवहारात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। तो अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो वर्तमान में मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से युग्मित है? यानी इन चारों में से ऐसा ऑप्शन है जो सही युग्म है वो युग्मित है। देखो, मूल्य निरूपण, मूल्य निरूपण संज्ञानात्मक परिक्षेप है, नहीं। मूल्य निरूपण है ये किस क्षेत्र में आता है? ये अपने भावात्मक क्षेत्र के अंदर आता है। किस क्षेत्र से संबंधित होता है मूल्य निरूपण? भावात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। परिचालन या प्रहस्तन किससे संबंधित होता है? ये भावात्मक से नहीं होता, बल्कि क्या होता है? मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक या हम इसको क्रियात्मक भी बोल सकते हैं, इस क्षेत्र से संबंधित होता है। मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। अनुप्रयोग है, ये अनुप्रयोग किससे? अनुप्रयोग है वो मनोगत्यात्मक से नहीं, बल्कि किससे होता है? ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। किस क्षेत्र से संबंधित होता है? ये अपने संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। चारित्रीकरण, ये बिल्कुल सही है, ये किससे संबंधित है? भावात्मक परिक्षेत्र या क्षेत्र से संबंधित है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? यानी इन आयामों में से ऐसा कौन सा आयाम है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं होता? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करना, मूल्यांकन और उसकी अभिव्यक्ति, ये होता है। संवेगों की समझ और विश्लेषण, ये भी होता है। समस्या समाधान की जन्मजात योग्यता, नहीं, ये गलत हो गया अभी। संवेगात्मक बुद्धि समस्या समाधान की जन्मजात योग्यता नहीं होती, बल्कि क्या होती है? एक अर्जित योग्यता होती है। क्या होती है? एक अर्जित योग्यता होती है। चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मैनेजमेंट से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन मैनेजमेंट का क्या कह रहा है? IASE की गतिविधियों का संचालन किसकी गाइडलाइन के अनुसार होता है? यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान की जो है गाइडलाइन कौन संचालित करता है? ये करता है NCTE शिक्षा मंत्रालय, यानी कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग एजुकेशन, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन जो है NCT शिक्षा मंत्रालय, इसके द्वारा इसकी गाइडलाइन जारी होती है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का परीक्षा संचालन संबंधी कार्य है। कौन कौन सी परीक्षा?
परीक्षा केंद्रों का निर्माण करना या परीक्षा केंद्रों को बनाना, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य बिल्कुल सही है। प्रश्न पत्रों को तैयार करना और विद्यालयों तक पहुंच करना, ये भी सही है। उड़न दस्ता सदस्यों की नियुक्ति करना, यानी नकल पर रोकथाम हेतु अपना अधिनियम 1992 उसके तहत जो नकल होती है उस नकलों को रोकने के लिए नकल या अनुचित साधनों का जो प्रयोग होता है, अनुचित साधन, उनके प्रयोग पर रोकथाम हेतु क्या किया जाता है, उड़न दस्तों का निर्धारण किया जाता है। ये उड़न दस्ते कौन निर्धारित करता है, अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निर्धारित करता है। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शैक्षिक क्षेत्र में आर-सीट का कार्य नहीं है, यानी कि आर-सीट उदयपुर है, ये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। क्या है, एक राजस्थान की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। और इसका क्या है कि कार्य कौन सा नहीं होता, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा को शैक्षिक सलाह, निर्देशन प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा को शैक्षिक सलाह देना, ये भी सही है। ठीक है। एएसआई यानी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, डाइट और कॉलेज टीचर एजुकेशन को शैक्षिक मार्गदर्शन देना, ये बात भी बिल्कुल सही है। विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या नहीं करता, एनसीईआरटी को शैक्षिक मार्गदर्शन देने का कार्य आर-सीट का नहीं है। एनसीईआरटी सेंट्रल सरकार की स्कीम है, ये इसमें नहीं सम्मिलित होता है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कितने प्रकार की संस्थाएं कार्यरत है। यहाँ दो प्रकार की हो जाएगी, एक होता है सरकारी और एक गैर सरकारी, सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। इसको स्वायत्त शासी भी बोल देते हैं, स्वायत्त शासी संस्थाएं। तो सरकारी संस्थाएं और गैर सरकारी यानी कि स्वायत्त शासी संस्थाएं, दो प्रकार की संस्थाएं कार्यरत है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सभी विद्यालयों में विद्यालय नियोजन कब से अनिवार्य किया गया था। विद्यालय नियोजन का कार्यक्रम होता है गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन कराना, सेवात्मक वातावरण बनाना, और इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो 1972 और 73 से हुई थी। तो बी नंबर ऑप्शन है अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण का सिद्धांत किस में अंतर्निहित होता है। पर्यवेक्षण के जितने भी सिद्धांत है वो हमेशा पद सोपान के अंदर निहित होते हैं, क्योंकि पद सोपान है ये एक सारी की संगठनात्मक संरचना होती है, संगठनात्मक संरचना होती है। इसके अंदर सारी की सारे पदोसोपान के रूप में कार्य होते हैं। तो इसमें समन्वय है, अभिप्रेरणा है, संचार है, ये नहीं। जबकि पर्यवेक्षण का सिद्धांत वास्तविकता में किस में अंतर्निहित होता है, पदोसोपान में। तो एक नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गुणवत्ता प्रबंधन TQM की अपनाई गई तकनीकों में शामिल नहीं है। देखिए बेंचमार्किंग बिल्कुल सही है, बेंचमार्किंग सम्मिलित होता है। गुणवत्ता वरंत क्वालिटी का जो साइकिल होता है, क्वालिटी साइकिल है, वो भी सम्मिलित होता है। सशक्तिकरण इम्प्रूवमेंट है, ये भी सम्मिलित होता है। लेकिन इनसोर्सिंग इसमें सम्मिलित नहीं होता है। क्या नहीं सम्मिलित होता है, इनसोर्सिंग सम्मिलित नहीं होता है। तो डी नंबर ऑप्शन अपने बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। बालक का नैतिक विकास करना, अध्यापक का नैतिक विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। देखिए किसी भी प्रबंधन का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है, सर्वांगीण विकास, यानी सबको साथ लेकर सबका विकास, ये मुख्य लक्ष्य होता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बालक या बालकों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के मॉडल पेपर का ये अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत है। असंगत देखना है अपने को, इनमें से कौन सा मिलान है वो बिल्कुल सही है और कौन सा सही नहीं है। देखो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, इसकी स्थापना 1973 जयपुर, ये सही है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद 1997, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान मदरसा बोर्ड 2003 जयपुर, ये भी सही है। लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1952,
ये गलत है। जबकि राजस्थान शिक्षा वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को कहाँ हुई थी? अपने जयपुर में। फिर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया। कहां पे? अजमेर में 1 जनवरी 1961 को। तो अपने डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद ये भी जयपुर है। निदेशालय है वो कहाँ है? अगर निदेशालय होता तो निदेशालय अपना कहाँ है? बीकानेर है, लेकिन परिषद कहाँ है? जयपुर के अंदर है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्तमान में कहाँ है? अजमेर में। प्रारंभ में ये कहाँ था? जयपुर के अंदर। और इसका स्थानांतरण किसकी सिफारिश पर हुआ था? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी मॉडल देखने के बाद अपना व्यू जरूर दें। मिलते हैं एक नए मॉडल के साथ। धन्यवाद।